अच्छा, रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर कोई आना चाहता है तो एक तो काफी लोगों के दिमाग में है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में जो जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वही एंट्री करे और जिसके पास में नहीं है वो एंट्री ना करे। तो ऐसा कुछ है क्या कि जिसके पास काफी पूंजी है जी। रियल एस्टेट का बिजनेस सिर्फ उन्हीं के लिए? फ्रॉड से बचना है या देखना है कि कौन सा ब्रोकर सही है, कौन सा गलत है, उसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतनी है, कुछ सावधानियां बरतनी है। आपने ज़मीन देख ली, ज़मीन देखने के बाद आपका काम है कि पेपर्स वगैरह उनसे मांगिए कि पेपर प्रोवाइड करिए। आप ज़मीन के पेपर्स वगैरह की जांच पड़ताल करिए। अगर अपने पास जो शासकीय ज़मीन किसी और की प्राइवेट अराजी बन जाएगी तो कल हमें अगर कोई निर्माण कराना है शासकीय में या गवर्नमेंट को निर्माण कराना है तो उसके लिए तो ज़मीन ही नहीं बचेगी। तो सबसे पहले तो हमारा यही फर्ज बनता है कि जो चीज़ें जहाँ से हुई हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो एक अच्छे शीर्ष पे, पीक पे पहुँच गए हैं। वो तो यही कहते हैं कि किसी काम को अगर जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, उसको सफलता मिलने में 2-4 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल समय लगेगा, पर सफल तो वो भी होगा। डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करके उसको बनवा तो लेते हैं और जब तक वो समय चलता रहा, लेकिन अगर सरकार चाहे उनको वापस प्राइवेट कर सकती है। लगभग ये हर एक व्यक्ति मानता है कि रियल एस्टेट में वाकई में पैसा बहुत ज्यादा है, पर सिर्फ पैसा होना ही आपको चीजों को नहीं सिखाता जी, है ना? कोई व्यक्ति होगा जो आपको इस बिजनेस में लेके आया होगा, तो क्या कोई ऐसा गुरु था या फिर आप खुद ही आप धीरे-धीरे ठोकर खाते हो? देखिए हुआ क्या कि उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट शो पे आने का। जी नमस्कार। उपेंद्र जी, आपने आर्मी पे भी अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आए। जी, पर आर्मी को आपने क्यों क्विट किया? जी, मैंने भारतीय थल सेना में 18 साल सेवा दी। मुझे भारतीय सेना में कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ, भारत माता की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन मेरे घर की कुछ परिस्थितियाँ, मेरे पिताजी का स्वर्गवास, कुछ ऐसे विशेष कारणों की वजह से मुझे सेना से स्वेच्छानिवृत्ति लेनी पड़ी और स्वेच्छानिवृत्ति लेने के बाद मैं रियल एस्टेट के काम में जुड़ गया हूँ। तो सर, रियल एस्टेट के काम मतलब जब आप सेवानिवृत्ति के बाद बाहर आए जी, तो उस वक्त आपको यही बिजनेस क्यों लगा कि यार मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना चाहिए? रियल एस्टेट में जुड़ने का जो मेरा बहुत ज़्यादा जो ध्यान इसलिए आया, बहुत ज़्यादा मन मेरा इसलिए था इसमें, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता था मैं लोगों से इंटरेक्ट करता रहूँ, लोगों से मिलता रहूँ, लोगों हर जगह मुझे घूमने का मौका मिले। क्योंकि जहाँ तक ये होता है कि हम भारतीय सेना में लगभग 17-18 सालों में चले जाते हैं, तो हमें यहाँ लोगों से मिलने का या कि हर जगह घूमने का मौका यहाँ नहीं मिलता। हमें बाहर तो हर जगह घूमने का मौका मिलता है। तो हमने सोचा लोगों से मिलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो मैं पार्टिकुलर किसी एक चेयर पे बैठ के कोई ऐसी सेवा नहीं देना चाह रहा था। मैं सोच रहा था हर जगह मुझे घूमने का मौका मिले, सब कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये इसलिए आप रियल एस्टेट में आए। तो जब आप रियल एस्टेट में आए तब आपको कुछ ना कुछ तो टास्क देखने को महसूस हुआ होगा, क्योंकि आप उस वक्त आप किसी को जानते भी नहीं होंगे। जी। तो ये शुरुआत आपकी कब हुई और कैसे हुई? क्या कोई व्यक्ति था जिसने आपको रियल एस्टेट में और पुश किया, या फिर क्योंकि सबके दिमाग में नहीं, एक बिल्कुल चीज कोई है, ना कोई एक ऐसा बात है, पैसा तो सबके दिमाग में है कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। ये हर एक व्यक्ति को लगभग ये हर एक व्यक्ति मानता है कि रियल एस्टेट में वाकई में पैसा बहुत ज्यादा है, पर सिर्फ पैसा होना ही आपको चीजों को नहीं सिखाता, जी, है ना? कोई व्यक्ति होगा जो आपको इस बिजनेस में लेके आया होगा, तो क्या कोई ऐसा गुरु था या फिर आप खुद ही आप धीरे-धीरे ठोकर खाते हो? देखिए हुआ क्या कि मैं लोगों को देखा करता था कि लोग रियल एस्टेट में कैसे क्या काम करते हैं। फिर मुझे एक मित्र थे। उन्होंने कहा कि जब नौकरी करने का तुम्हारा कहीं कोई उद्देश्य नहीं है, तो तुम रियल एस्टेट के काम को करो। तो रियल एस्टेट के काम में मैं जुड़ गया। फिर मैंने यहाँ लोगों को देखा
कि यहाँ थोड़ा-सा फ्रॉड्स ज़्यादा है, रियल एस्टेट में फ्रॉड ज़्यादा है। तो फिर मैंने उद्देश्य बनाया कि काम तो करूँगा, अब इसी का करूँगा। क्योंकि आनंद ही तब है जब किसी चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। तो हुँ। मुझे इसमें थोड़ा-सा महसूस हुआ चैलेंज महसूस हुआ और कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज कर भी दिया कि नहीं आप रियल एस्टेट का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे, इसमें हुँ। कहीं न कहीं गलत होना होगा या कि गलत होता है। तो अगर आप हाँ। गलत को स्वीकार करते हो तो आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हो। लेकिन वजह ये है कि हम भारतीय सेना से आए थे। हुँ। तो भारतीय सेना की जो ईमानदारी है, वो हमारे अंदर साथ में आई थी। थी और है। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा कि हम काम तो करेंगे, लेकिन हमारा जो चरित्र भारतीय सेना ने निर्माण किया है, हम हुँ। उसी के बेस्ड पे करेंगे। हमें सफलता कम मिले, लेट मिले या कि ना मिले, चलेगी, लेकिन करेंगे तो उसी प्रकार से कार्य करेंगे, जिस प्रकार हमारे चरित्र का निर्माण भारतीय सेना ने किया है। उसी प्रकार से मैं एक कदम रियल एस्टेट की तरफ आगे बढ़ाया। तो रियल एस्टेट का जो मुख्य टास्क है, जी। अगर कोई व्यक्ति है हुँ। और वो रियल एस्टेट में आना चाहता है, जी। तो उसको क्या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में अगर हम कूदना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी है। जी, बिल्कुल। रियल एस्टेट में अगर हमें रियल एस्टेट या कोई भी कार्य हमें करना है, उस पे अंदर जब हमें आना है या उस कार्य को हमें करना है, पहली बात तो ये है कि हमें हर कदम में सीखना है। हर कदम में सीखना है। सीखने का मतलब ये है, आप रियल एस्टेट का मतलब ज़मीन से संबंधित और आपकी जो पूर्ण ज़िम्मेदारी है, जो बायर हैं या जो क्रेता हैं, उनको साफ-सुथरी, निर्विवादित ज़मीन देने की ज़िम्मेदारी आपकी है। निर्विवादित ज़मीन देने की ज़िम्मेदारी आपकी है और उनका ट्रस्ट आपके ऊपर तभी कायम हो सकता है, जब आप उनको निर्विवादित ज़मीन दें, उनको समय पर कब्ज़ा दें हुँ। और उनको उचित मूल्य पर दें। उचित मूल्य पर दें, तभी आपका उनके ऊपर ट्रस्ट होगा और तभी आपका कार्य सफल माना जाएगा। तो उसी के लिए आपका जो तरीका है, तो जैसे सबसे पहले आपका फर्ज बनता है, आपका काम है कि आप ज़मीन की, जैसे आपकी यूनिक आईडी है, आधार कार्ड की आईडी है, तो आप ज़मीन की आईडी को भी ध्यान रखें कि ये आईडी वही है जो आप बायर को देने जा रहे हैं कि कोई अन्य है। हुँ। उनको कब्ज़ा भी वहीं मिलना चाहिए जहाँ आपकी वास्तविक ज़मीन ज़मीन है, है। वहीं पे उनको कब्ज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे मेरे ही प्रॉपर्टी के जानकार हैं, तो वो कहते हैं कि हम और बड़े ही से बोलते हैं, गर्व के साथ बोलते हैं कि हम तो भाई विवादित ज़मीन खरीदते हैं। हम तो भाई विवादित ज़मीन पे काम करते हैं और विवादित ज़मीन को क्लियर कराते हैं और फिर हम उसे बेचते हैं। तो विवादित ज़मीन वाक़ई में क्या क्लियर हो जाती है कि वो विवाद आगे भेज देते हैं? देखिए क्या है, विवाद 2 प्रकार के हैं। विवाद को अगर कुछ समय तक के लिए दबा दिया गया, अब बाद में निकल के बाहर आ गया। अगर कहा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट के उसमें कोई ज़मीन ऐसी है जो अभी प्राइवेट है, जबकि वास्तव में 1958, 1959 के रिकॉर्ड में वो शासकीय थी। आपने किसी तरह, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपने कैसे, क्या करके आपने उसको प्राइवेट करवाया है या कि कुछ भी है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर वो है, आपका फर्ज बनता है कि उसको आप खंगालें, आप उसकी जांच-पड़ताल करें और इस भरोसे में ना रहें कि एक बार ये प्राइवेट ज़मीन है तो हमेशा प्राइवेट ही रहेगी। कल कोई ऐसी मुहिम चली, कोई इस प्रकार का कार्यक्रम चला कि उनको आदेश देना पड़ा कि जिले के अंदर जो भी शासकीय ज़मीन है, 1958-59 में उनको निकाली जाए और उनको ध्यान रखा जाए किसी का गलत कब्ज़ा तो नहीं है उसमें, किसी गलत पट्टा तो नहीं है उसमें। हुँ। तो इसलिए वो ज़मीनें खरीदने का या इस विश्वास में, उनके कहने पे कि मैं सही करा दूँगा, आज नहीं है कल कर दूँगा, अभी तो दिख ही रही है, तुम चिंता क्यों करते हो? आप किसी और के भरोसे पे आप अपना इतना मूल्यवान धन किसी और के कैसे लगा सकते हैं, किसी और के कहने पे? अगर लगा सकते हैं उसके ज़िम्मेदार आप हैं। और फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा कि आप जब तक पूर्ण रूपेण से सैटिस्फाइड नहीं हो जाते कि ज़मीन सही है या कि नहीं है, तो आप फिर ना लगाएँ। अगर आपको लगता है कि आप पूर्ण रूपेण ज़मीन सही है, तब आप पैसे लगाएँ। अच्छा, ये अब जैसे आपने कहा कि पहले वो सरकारी थी, फिर उसको प्राइवेट कराया गया, तो थोड़ा-सा हमको विस्तार में बताइए कि ये प्राइवेट हो कैसे जाती है? देखिए
क्योंकि क्या है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट पे के ऊपर मैं कुछ उंगली नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर 1958 से 1959 में वो शासकीय थी या भारतीय राजस्व की थी या शासकीय थी, तो अगर वो अपने आप तो ही नहीं होगी, किसी ने उसमें छेड़खानी जरूर की होगी। बिल्कुल। तो छेड़खानी की तो सबसे पहले तो भारत माता अपनी है, भारत देश अपना है, सबसे पहले तो हम भारत देश के बारे में सोचेंगे। इसके बाद फिर प्राइवेट संपत्तियों के बारे में सोचेंगे। अगर अपने पास जो शासकीय जमीन किसी और की प्राइवेट अराजी बन जाएगी, तो कल हमें अगर कोई निर्माण कराना है शासकीय में या गवर्नमेंट को निर्माण कराना है, तो उसके लिए तो जमीन ही नहीं बचेगी। तो सबसे पहले तो हमारा यही फर्ज बनता है कि जो चीजें जहां से हुई है, ये हो ऐसे जाती हैं ये जमीनें कि लोग कहीं ना कहीं छेड़खानी करके, डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करके उसको बनवा तो लेते हैं, और जब तक वो समय चलता रहा, लेकिन अगर सरकार चाहे उनको वापस प्राइवेट कर सकती है। अच्छा उपेंद्र जी, हमें ये बताइए कि जब एक आम क्रेता जैसे मेरे जैसा क्रेता है और वो कोई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है जी, तो उसे ये बात कैसे पता चलेगी कि वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो 30 साल पहले सरकारी थी और उसे गलत तरीके से प्राइवेट करके कई हाथों बिक चुकी है वो प्रॉपर्टी, कई हाथों के बिकने के बाद मेरे पास आ रही है, पर उसकी जो एक्चुअल है जी वो सरकारी है जी। इस बात का हमें कैसे पता चले एक आम क्रेता को? देखिए, अगर हमें इस बात की पुष्टि करनी है, ये जो हम जमीन अभी खरीद रहे हैं, यानी जो क्रेता है वो जमीन खरीद रहा है, तो अभी वर्तमान में देखेगा 1958 में क्या थी, 1959 में क्या ही, उसे यहाँ से तो नहीं पता चलेगा। अभी कुछ जगह पर ऑनलाइन रिकॉर्ड्स उपलब्ध हो गए हैं इसके। अच्छा, 1958 1959 के ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध हो गए हैं, पर उनको इसकी पुष्टि करनी है तो वो राजस्व के कार्यालय में जाकर के इसकी पुष्टि कर सकते हैं, और उसकी जो आराजी नंबर है, खसरा नंबर है, उससे पता चल सकता है कि 1958 में ये किसके नाम पर थी, शासकीय थी या प्राइवेट आराजी थी। वहां से उसकी पुष्टि हो जाती है। हालांकि ऑनलाइन रिकॉर्ड लगभग 10-20 साल, 30 साल, 40 साल तक अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी या कोई छेड़खानी होगी तो उसके ऑनलाइन से भी निकाला जा सकता है। पर अगर वो दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो फिर हमें ऑफलाइन आवेदन करके उसे निकाल करके जो उसकी फीस है, संवैधानिक फीस है, वो दे करके हम निकाल करके पुष्टि कर सकते हैं कि वास्तव में क्या है। अच्छा, तो मतलब जैसे ये जमीन की बात अगर हम करते हैं तो जमीन में कई चीजें होती हैं कि जमीन हमें कुछ और दिखाई जाती है और कुछ और बेच दी जाती है। ऐसा कंप्लेन जो है मेरे रिलेटिव के साथ हुआ, वो एक्चुअली यहाँ नहीं हुआ, वो किसी मतलब प्रयागराज में हुआ। हुआ ये कि मेरी बहन ही लगती है वो, उन्हें जमीन लेनी थी जी, तो उन्होंने जमीन खरीदी जी, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदी, तो वो देखने भी नहीं जाते थे जी। उन्होंने जमीन खरीदी और उसका पट्टा अट्टा सब कुछ मतलब जो दाखिल खारिज वगैरह सब चीज हो गया, सब कुछ एकदम रेडी हो गया, और जमीन दिखाई कुछ और गई थी जी। और जब उन्होंने 5 साल बाद वहां पे निर्माण स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई ये मेरी जमीन है जी। और जब ऑब्जेक्शन को देखा गया, पटवारी को बुलाया गया और जब वो क्लियर कराया गया तो वाकई में वो उसकी जमीन थी। फिर बात आती है कि ये मेरी जमीन कहाँ है भाई, हमारे पास तो है जी, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जी। तो जब वो डॉक्यूमेंट देखा गया तो पता चला उस प्रॉपर्टी पे मतलब 20 साल से भी ज्यादा, मतलब 25-30 साल से एक घर बना हुआ, घर का निर्माण है जी, और 30 साल पुराना है, जहाँ पे 3 फैमिलियां रह रही हैं जी। उसके बाद बड़ा लंबा कोर्ट केस चला जी, बहुत लंबा कोर्ट केस चला जी। तो उसके बाद अभी तक निर्णय जो है उनके पक्ष में नहीं है, मतलब निर्णय नहीं, अभी वो कोर्ट पे ही चल रहा है। हाँ, अभी उसका लगातार चल रहा है। देखिए, जो आपने हमसे कहा, इसमें जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं वास्तव में ये जमीन वहां है कि नहीं, इसकी पुष्टि होनी जरूरी है। तो ये कैसे हो, मतलब अगर हमको बताया गया कि ये जमीन, अभी आजकल तो कुछ ऐप भी हैं, अगर कहा जाए तो एमपी किसान ऐप है, उससे भी पुष्टि की जा सकती है
कि जिस आराजी को हम रजिस्ट्री करा रहे हैं या पंजीयन कराने जा रहे हैं, क्या वास्तव में वो आराजी है कि नहीं। दूसरी बात, दूसरा माध्यम ये है कि आप पटवारी के माध्यम से भी ये पता कर सकते हैं, क्योंकि पटवारी के पास उस पटवारी हलका का मैप होता है, उसमें प्रदर्शित होता है कि जो रोड गई हुई है किस आराजी से गई हुई है, उसके उस तरफ यानी उत्तर रोड के उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ, पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ ये आराजी किधर है, वहां से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। और ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी दूरी पर है। अच्छा, इससे इस प्रकार जमीन की पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में वो जमीन जिसका हम पंजीयन कराने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो वास्तव में वो जमीन है कि ये दूसरी जमीन है, जिससे हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक आम क्वेश्चन, ये मेरा खुद पर्सनल है कि लोगों को जब हाईवे कहीं पे बनता दिखता है सिटी के करीब, तो लोग सबसे ज्यादा भागते हैं उधर ही, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टर्स खासकर। लेकिन कभी कभी वो धोखा खा जाते हैं कि पता चलता है कि वो जो हाईवे है वो बहुत ऊंचा है, काफी ऊंचाई पे है और हम नीचे। उसके बाद वहां पे कोई रोड भी नहीं है, जिसका रोड का निर्माण में भी 10 साल लग जाता है, 10 वर्ष लग जाता है। ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर है उसका पैसा फंस जाता है। ये चीज, और जो लोग हैं वो ज्यादातर बताते हैं कि यार ये यहाँ पे है और आप खरीद लीजिए, और लोग ज्यादातर इन्वेस्टर भागते भी हैं। इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, वजह ये है कि हम कुछ चीजें सुन लेते हैं, उन पे विश्वास कर लेते हैं। आपको सुन के विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से NH जाएगी, NH 39 जाएगी, NH 40 जाएगी, तो जो सड़क परिवहन है वहाँ जाएं आप, वहाँ से पता करें कि आप कहीं इस दिशा से, क्या आपकी किसी प्रकार की कोई NH या सड़क जाने वाली है, अगर जाने वाली है तो कितनी दूरी रहेगी उसकी, और कौन कौन से जगह से होके निकलने वाली है। जब इसकी पुष्टि हो जाती है तब आप खरीदें, क्योंकि जो बेचना चाहता है, बेचने के लिए तो मार्केटिंग है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बेचना चाहता है, झूठ बोल के भी बेचना चाहते हैं। काफी लोग ऐसे झूठ बोल के बेचना चाहेंगे कि NH 39 है, यहाँ पार्क आ रहा है, ये योगा पार्क बनेगा, यहाँ स्विमिंग पूल। वो आपका, उनका बताना कार्य है, आपका काम है उसकी पुष्टि करिए आप, वास्तव में क्या है क्या गलत है, फिर आप जाके वहां इन्वेस्ट करें। अगर आपको NH से ही, रोड से पता करना है तो सड़क परिवहन के पास आप जाएं, पता करें। अगर आपको कहीं नहर के किनारे जमीन लेनी है तो आपको जल विभाग से पता करिए आप कि उनकी जो नहर है वो कितनी फीट की दूरी तक है, उसके बाद आपकी प्राइवेट जमीन शुरू होती है। या कि आप सड़क पड़ चुकी है, फिर आप अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि NH 39 कितने फीट की है और उसका कितने फीट छोड़ करके आपकी प्राइवेट आराजी शुरू होती है। तो वो जानकारी लीजिए, फिर जाके आप इन्वेस्ट करिए या अपना जो भी करना करिए। अच्छा, ये जो नहर वाला मॉडल है, तो जैसे कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी है और उधर से जो नहर जा रही है, तो नहर का हमको मुआवजा मिल जाएगा। और जो नहर का मुआवजा और रोड के मुआवजे में डिफरेंसेस रहते हैं क्या? जैसे रोड का मुआवजा ज्यादा मिलता है, नहर का मुआवजा कम मिलेगा, जिसमें आपका नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ है? देखिए, उनका जो निर्धारित है संविधान में कि भाई ऐसे यहाँ जाएगी, अगर सड़क परिवहन जाता है, NH का है तो NH का अलग मुआवजा है, उसका जो रेट है वो ज्यादा है। और अगर चूंकि क्या है, वो जिस जगह से जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल वैल्यू बढ़ जाती है, उसको जमीन ज्यादा देनी पड़ती है। अगर NH वगैरह में, नहर में कम जमीन देनी पड़ती है। और वो अगर कृषि की जमीन से जाती है, और खासकर ये कहा जाए कि उसकी जो गाइडलाइन है उस पर डिपेंड करता है रेट कितना क्या होगा। अच्छा, जो जमीन की गाइडलाइन है उसकी वैल्यू है, उस पर डिपेंड करता है कि किस रेट का मुआवजा मिलेगा। अगर वो नहर नगर निगम के अंदर से जा रही है तो उसका मुआवजा बिल्कुल ज्यादा मिलेगा। अगर वो वही नहर कहीं गांव से जा रही है तो वहां का मुआवजा कम मिलेगा। वो डिपेंड करता है जमीन की वैल्यू कितनी, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कि किस तरीके के ब्रोकर से हमें सावधान रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर राइट ब्रोकर्स भी हैं, अच्छे ब्रोकर भी हैं,
जो वाकई में अच्छे काम कर रहे हैं, जी अच्छे कस्टमर के साथ में काम कर रहे हैं, जी और उनका एक रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, जी पर हमारी पहुंच नहीं है जी क्योंकि वो बिजी है, जी पूर्ण रूप से बिजी है। वो जी। मार्केट में दिखते कम है जी। लेकिन काम ज्यादा करते हैं। जी ऐसे ब्रोकर मैं खुद जानता हूँ। जी। पर हमें किस प्रकार के ब्रोकर्स से सावधान रहना चाहिए कि यार ये ब्रोकर गड़बड़ है? देखिए, हमारा ये कहना किसी को गड़बड़ है, सही है, गलत होगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें अपने को जो हमारा राइट्स है, जो हमारा अधिकार है, वो हमें सही मिलना चाहिए। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा फर्स्ट में कि आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी ब्रोकर के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ब्रोकर के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचती है, क्योंकि जो भूस्वामी होता है, वो भूस्वामी वो हो सकता है दूसरे पेशे से हो, कोई कहीं सर्विंग हो या कहीं किसान हो, तो उसका वो काम बेचने का नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेचता है। अपने जो नज़दीक ब्रोकर होगा या रियल एस्टेट का कोई व्यापारी होगा, उसको वो सूचित करता है कि मुझे अपनी ये जमीन बेचनी है, मुझे इस रेट में बेचनी है। तो अब हमें अगर फ्रॉड से बचना है या देखना है कि कौन सा ब्रोकर सही है, कौन सा गलत है, उसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतनी है, कुछ सावधानियां बरतनी है। आपने जमीन देख ली, जमीन देखने के बाद आपका काम है कि पेपर्स वगैरह उनसे मांगिए कि पेपर प्रोवाइड करिए। आप जमीन के पेपर्स वगैरह की जांच पड़ताल करिए। फिर आप ये पुष्टि करिए कि जो आराजी हमें दिखाई जा रही है, वास्तव में ये आराजी वहाँ है कि नहीं है। कहीं हमें यहाँ दिखाया जा रहा हो, पता चले कि वो हमें कब्जा वहाँ ना मिल करके कहीं और मिले। और इसके अलावा जो हमें ध्यान देना, जो शुरुआती के कुछ ट्रांजैक्शन है हमें अकाउंट में करने होंगे, इससे आपके पास प्रूफ रहे कि आपने किसको पैसा दिया है और किस लिए दिया है। अगर आपने अमाउंट बढ़ा दिया तो उसमें कोशिश करिए कि आप स्टाम्प पेपर में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा के इस प्रकार के कार्य करके सामने वाले का सिग्नेचर लें, उनके भी सिग्नेचर लें। लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट, अगर आप पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो 50%, 70%, 40% कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, जिससे आपके पास प्रूफ उपलब्ध रहे, तो जिससे जरूरत पड़ने पर उनको आप सबक सिखा सकें जो गलत लोग हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि यूपी में मैंने देखा है बहुत ज्यादा, खास करके यूपी में, यहाँ तक दिल्ली के तक, मतलब आप यूपी से लेकर नोएडा तक अगर हम देखें, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, खास करके घर, फ्लैट्स, वहां पर क्या ब्रोकर्स कुछ ऐसा करते हैं विवाद पैदा करने के लिए? क्योंकि विवाद है नहीं वहां पे, कुछ भी है नहीं, प्रॉपर्टी एकदम सही है, सब कुछ कागजात एकदम अच्छे हैं, पर उसको विवादित बनाने के लिए किसी भी प्रकार से वो उसको बदनाम करते हैं, है ना। वो कुछ लोग बोल देते हैं कि ये यहाँ पर भूत है ना, यहाँ पर कोई खत्म हो गया था। कुछ बोल देते हैं कि यार इसका एग्रीमेंट हुआ है और ये फंसा हुआ, विवाद में फंसी हुई है। ऐसा करके उसका रेट ही एकदम मैनिपुलेट कर देते हैं। ये कैसे होता है? ये स्कैम कैसे होता है? क्या होता है कि जो कुछ लोग हैं, उनको अच्छे लोग तो हम नहीं कहेंगे, वो अच्छे लोग नहीं है, मेरे दृष्टिकोण में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिसने किसी का नुकसान करने के लिए, देखिए जो बेचना चाहता है प्रॉपर्टी, वो किसी न किसी कारण से बेच रहा है। हाँ, बिल्कुल, कुछ परेशानियों में बेच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम ये अफवाह फैलाएं कि यहाँ भूत है, यहाँ कोई सुसाइड किया था, किस में विवाद है, भाई रूमर फैलाएं। हाँ, रूमर फैलाएं, क्योंकि रूमर कहना इसलिए उचित होगा कि वास्तव में वो चीजें सही है नहीं। और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ व्यक्ति की मृत्यु ना होती हो। बुजुर्ग होने के बाद लोगों की मृत्यु होती है। सुसाइड भी कर सकता है, किसी कारण से किया हो, कभी कुछ ऐसा किया हो। लेकिन उसके लिए ये कहना कि यहाँ तो किसी की मृत्यु हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह है जहाँ किसी इंसान की मृत्यु ना हुई हो कभी जीवन में। तो मृत्यु हुई है। और ये जो लोग करते हैं तो उनका उद्देश्य ये होता है कि उनको मिनिमम रेट में प्रॉपर्टी मिले और मैक्सिमम रेट में बेचे वो। और सामने वाले मजबूर हो करके, जो उनसे कनेक्टेड है, जिससे उनसे संपर्क में है, तो मजबूर हो करके उसको वो बोले कि भाई साहब
आप जिस रेट में कहें उस रेट में प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वो मजबूर है, किसी परिस्थिति के कारण वो बेच रहा है, जल्दी बेचना चाहता है ताकि वो जो समय है, उसका कठिन समय है, वो निकल क्योंकि जाए। उस पैसे का उपयोग जब तक उसको चाहिए तब तक उसको मिले, तब तो मतलब है। और ये उसका फायदा उठा करके इस प्रकार की रूमर फैलाते हैं, ये गलत है। हालांकि उसको जो विक्रेता है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति रूमर फैला रहा है। फिर अपना जो वो देना है अपना, वो क्लेरिफिकेशन दें कि उन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया। विक्रेता ये काम कर सकता है कि वो आगे उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है कि ये व्यक्ति है रूमर फैला रहा है, क्योंकि रूमर फैलाना भी एक अपराध है। उसे किसी न किसी को जरूरत पड़ने पे जो पैसे चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार के अफवाह फैलाने वाला भी गलत है। अच्छा, रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर कोई आना चाहता है तो एक तो काफी लोगों के दिमाग में है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वही एंट्री करे, और जिसके पास में नहीं है वो एंट्री ना करे। तो ऐसा कुछ है क्या कि जिसके पास काफी पूंजी है, रियल एस्टेट का बिजनेस सिर्फ उन्हीं के लिए? देखिए, हर चीज में लोग यही सोचते हैं कि क्या बिना पैसे से किसी व्यापार को शुरू किया जा सकता है कि नहीं शुरू किया जा सकता है। आज सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है पूरे भारत देश का, पूरे नवयुवक पार्टी का है, पूरे जो युवा जनता है उनकी है। तो मेरे हिसाब से तो मैं कुछ लोगों को देखता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो एक अच्छे शीर्ष पे, पीक पे पहुंच गए हैं। वो तो यही कहते हैं कि किसी काम को अगर जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, उसको सफलता मिलने में 2-4 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल समय लगेगा, पर सफल तो वो भी होगा। जिसके पास पैसे नहीं, सफल तो वो भी होगा। अब जिसके पास पैसे ज्यादा हैं उसकी सफलता तुरंत दिखने लगती है, तुरंत दिखने लगती है। वो सफल होता नहीं होता ये तो बाद में पता चलता है, पर चूंकि जो पैसे लगाता है वो तो वो सामने वाले के दृष्टिकोण में एक तुरंत व्यापारी बन जाता है कि बहुत अच्छा व्यापारी है, कि सामने वाले को जो दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति नीचे बिना पैसे के भी शुरू कर सकता है तो वो धीरे धीरे कर सकता है, ऐसा नहीं है। ब्रोकर बन के कर सकता है। जो रियल एस्टेट के रूल्स हैं कि 1% मिलना है, उस बेस पे अपना काम धीरे धीरे चला सकता है। समय के साथ धीरे धीरे वो भी ग्रोथ कर सकता है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। रियल एस्टेट मतलब इसमें पॉलिटिकल वोट कितना मैटर करता है रियल एस्टेट में? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूं, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है रियल एस्टेट से पार्टीज को चंदा सबसे ज्यादा जाता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है उसमें है, क्लियर है कि जो रियल एस्टेट के काम कर रहे थे उन्होंने पार्टीज को सबसे ज्यादा चंदा दिया था। मतलब पैसे तो हैं, जो कि दिखाता है कि रियल एस्टेट में पैसे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा देने वाले भी वही हैं जी। मतलब अंबानी जी भी हो सकते हैं जिनकी आइडेंटिटी उन्होंने छिपा के रखी थी, ये तो हमें नहीं पता, बट रियल एस्टेट वालों की आइडेंटिटी नहीं छिपी थी। तो एक तो रियल एस्टेट वालों ने सबसे ज्यादा दिया, तो फिर दूसरे मेडिकल वालों ने सबसे ज्यादा पैसे दिया जी। और जो देश के सबसे पूंजीपति व्यक्ति थे उनकी आइडेंटिटी छिपाई गई अभी तक, जिसके सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पिटीशन है जी। तो आप बताएं कि पॉलिटिकल क्या है गठजोड़ रियल एस्टेट और जो पॉलिटिक्स का नाता इसलिए है। देखिए, जो कुछ लोग रियल एस्टेट में हैं और वो अवैध तरीके से कोई कार्य करते हैं, अवैध तरीके से कोई कार्य करते हैं, वही वाला कि भाई हम तो विवादित प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम विवादित प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपके कुछ % शेयर रहेंगे इसमें, सुलझाने की जिम्मेदारी आपकी। एक लाइन में बोला, ये हम प्रॉपर्टी तो विवादित है, खरीद हम रहे हैं, पौने दाम में खरीद रहे हैं, का जो रेट है उससे 1/3 में खरीद रहे हैं, 1/3 में खरीद रहे हैं। आप पावरफुल आदमी, आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं, तो आपका भी इसमें 10-20% शेयर रहेगा, लेकिन सुलझाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो यही नाता है दोनों का, यही नाता है। वजह ये है कि अगर हर संबंध सिर्फ जरूरत पे, एक दूसरे की जहां जरूरत पड़ती थी वो संबंध में बन जाता है, वो नाता बन जाता है। तो वजह ये है, वो उनका साथ दे रहे, वो उनका साथ दे रहे। ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा।
कि रियल एस्टेट ने चंदा दिया होगा, सबसे सर्वाधिक चंदा दिया होगा, इसमें गलत नहीं होगा, दिया हाँ। होगा उन्होंने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का। जी एक आम बंदा जी जो प्रॉपर्टी का लास्ट बायर है, जी जिसको होल्ड करना है प्रॉपर्टी, जी जिसको अपना घर बनाना है प्रॉपर्टी, जी वो व्यक्ति कम से कम रेट पे, जी एक अच्छे रेट पे जी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? जिसको जिसको इस चीज से मतलब नहीं है कि इस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा जी और मैं बेचूंगा, उसे बेचना नहीं है, जी उसे उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। जी ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई आप इस तरीके की प्रॉपर्टीज को देखें और इस तरीके की प्रॉपर्टीज को खरीदें? जी देखिए, है क्या, किसी भी चीज को अगर हम समय से खरीदते हैं, कोई भी अगर प्रॉपर्टी शुरू होती है, कोई प्लॉटिंग शुरू होती है, तो सबसे पहले होता क्या है कि हम उसे फर्स्ट हैंड खरीदें। अच्छा। फर्स्ट हैंड खरीदें। हाँ। फर्स्ट हैंड खरीदने का मतलब वो काम ही शुरू हुआ है अभी, तो यानी सेल एक आध बार 2 बार सेल आउट होने से पहले हम फर्स्ट में खरीदें। हम अपने जिस एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस एरिया की हम जानकारी रखें, यहाँ हाँ। कहाँ प्लॉटिंग होने वाली है, यहाँ वो या वहाँ के जो नज़दीकी ब्रोकर हैं उनसे संपर्क में रहें हम कि यहाँ कहीं कोई प्लॉटिंग होने वाली तो मुझे बताइए, मुझे अवगत कराइए, मुझे अपने रिहायशी भवन बनाने के लिए एक प्लॉट चाहिए, तो फर्स्ट में बताइए, कम से कम रेट में मुझे चाहिए, इसलिए मुझे फर्स्ट में बताइए, मैं इतने समय अवधि के अंदर मैं पंजीयन करा लूंगा। तो तरीका तो यही है कि सबसे पहले आप फर्स्ट में खरीदें। अगर उसी प्रॉपर्टी को आप कई बार सेल आउट होने के बाद, आप सोल्ड आउट होने के बाद अब उसको फिर खरीदते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर खरीदते हैं, तो आपके लिए महंगी पड़ती है। तो तरीका यही कि सबसे पहले आप फर्स्ट हैंड में उसको खरीदें, वहाँ के ब्रोकर से संपर्क करें कि अगर इस तरफ कोई प्रॉपर्टी आती है, मुझे उस तरफ इस इलाके में संपत्ति चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, एक प्लॉट चाहिए या भवन चाहिए, तो कोई ऐसा प्लॉट आता है या कि ऐसा कोई भवन आता है तो हमें बताइएगा, मैं उसको खरीदने का इच्छुक हूँ, इस बजट का इच्छुक हूँ। इस बजट का तो वो चूंकि क्या है, वो भी आपको फर्स्ट में सूचित करेगा, फर्स्ट में सूचित करेगा, जिससे आपको उचित रेट में प्रॉपर्टी मिलेगी। उपेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में इतना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे बहुत सारी चीजें जानने को मिली, हमारे दर्शक भी काफी ज्यादा आप इस पॉडकास्ट से काफी ज्यादा चीजें सीखे होंगे, काफी ज्यादा हमने कोशिश की है कि कवर करें। अगले एपिसोड में हम आपको फिर बुलाएंगे और हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बिजनेस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में, रियल एस्टेट के फ्रॉड के बारे में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।